बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मौज़ूआत बड़े अहम हैं आज के। ज़ाहिर है ईरान ने जो बदला लिया है हसन नसरुल्लाह साहब और इस्माइल हानिया का, उस पर गुफ्तगू करेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस या सच्चा वादा जो है वो मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, और इसके अलावा 63A की जो तशरीह का नज़रसानी केस है उसमें आज क्या कुछ हुआ, कहाँ गर्मा गर्मी हुई और किसने बदतमीज़ी की, वो सारा अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे सर, मुस्लिम लीग नून का चांद, यानी मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब आज तकरीब में मौजूद थे। ख़िताब भी किया उन्होंने और बड़ा दबंग ख़िताब किया। कुछ पुरानी बातें उन्होंने की, ये भी कहा कि जी मुझे क्यों निकाला, कौन इसका जवाब देगा। तो आज जो है बाकायदा तौर पे वो सामने आ गए मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से। ज़रा अगर इजाज़त दें सर सुन लें, या आपने कुछ इस पर अगर कहना है तो। मैं देखिए, हमारी जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, जी जी, उन्होंने आज जो अपनी छत अपना घर उस स्कीम का जो ऐलान किया था कि लोगों को, वो कम आमदन के लोगों को वो कर्ज़े फराहम करेंगी बिला सूद मकान बनाने के लिए, और कोई 5 लाख दरखास्तें आई उनके लिए। और आज उन्होंने उसकी पहली किस्त जो है मुख्तलिफ लोगों को अदा की। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हाथों से वो उन्होंने वो चेक जो हैं मुख्तलिफ लोगों को दिलवाए। और जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें मरियम ने भी तकरीर की और फिर मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी गुफ्तगू की। और बहरहाल एक जो ये प्रोजेक्ट है मकान, 15 लाख रुपए तक का कर्जा हो। हाँ जी, और बिला सूद कर्जा होगा ये, और वो सूद उसके ऊपर नहीं होगा। और ये एक बड़ी सपोर्ट है छोटे मकान बनाने के लिए। शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ज़मीन के कागज़ दिखाएं और बस बहरहाल कर्जा। अब वो जो प्लॉट होगा उस पर मकान बनेगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि टारगेट उनका है 5 लाख मकानों का। तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़ा खुशी का मुकाम था। और मरियम बीबी जो हैं वो भी मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं लोगों को रिलीफ देने के, अपना नक्श बैठाने के, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो बहरहाल वो आज एक बड़ी एक लिहाज से एक बाबरकत तकरीब थी। तो फिर नवाज शरीफ साहब आए, तो फिर जब वो गुफ्तगू शुरू करेंगे तो फिर सियासत की बात भी होगी। और सियासत की बात भी होगी तो जो उनके साथ हुआ है उसका ज़िक्र भी होगा कि एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, उनको मेजॉरिटी की हमायत हासिल थी, और एक सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उस वक्त उनको एक बेसरोपा मुकदमे में नाअहल करवा के पूरा सिस्टम जो है उसको डीरेल कर दिया गया। वो कहने सर 5 जजों ने 25 करोड़ के वज़ीर आज़म को 10,000 दरम 25 करोड़ का नुमाइंदा था। ज़रा सुने सर ज़रा। और उसमें कोई आइन में खींच तान के जो गुंजाइश निकाली, यही तो मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ ना कि हमारे जब जो चीफ जस्टिस साहबान हैं जब उनके पास इख्तियारात आए हैं तो उनमें से कई ने भी बेइंतहा तजावुज़ किया है। और जिस किसी और के पास आए हैं उन्होंने भी आइन की और कानून की मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोबारा उसका जिक्र आज हुआ। सर उन्होंने जिम्मेदार जो है वो किस किस को ठहराया, ज़रा उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुन। वो कह रहे थे कि आप भी जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे जो इतने बड़े वादे किए थे वो कौन सा इफा किया आपने, वादा कौन सा पूरा किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1, एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। इनकी मजाल ना होती ये कहते कि हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या है आपके? मुंतखब वज़ीर आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? और इस प्रिटेक्स्ट पे निकाला कि उसने बेटे से तनख्वाह वसूल नहीं की। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो सतून भी जिम्मेदार हैं
मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार और आप भी जिम्मेदार। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए। एक तरफ तो शामी साहब वो ये कह रहे हैं कि जी जैसा करोगे वैसा भरोगे, और साथ साथ वो रियासत के जो सुतून हैं उनको भी जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अब सुतून तो ज़ाहिर है फिर सभी आ जाते हैं, उसमें तो साफत भी आ जाती है। उस वक्त रियासत के सुतून थे, वो तो सब गिरे पड़े हैं अब। अच्छा, अब उनको कहाँ ढूंढेंगे जाके? वो जज कहाँ हैं? वो भी रिटायर हो गए। वो जर्नल कहाँ हैं? वो भी रिटायर हो गए। ISI के चीफ जैसे उस वक्त के जो पैगाम भेज रहे थे वज़ीर आज़म को कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें या छोड़ के चले जाएं, खतरा है यहाँ आपके लिए वज़ीर आज़म हाउस में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर ये जो कहा जा रहा था, हमारे खान साहब कहते थे ना, मैं घसीट के वज़ीर आज़म हाउस से हाँ जी निकालूंगा वज़ीर आज़म को। ये सारे तमाशे तो हमने आंखों से देखे हैं ना। और इस तरीक़े से मामला जो हैं, अब नतीजा क्या निकला है कि आज खान साहब जो हैं कहाँ हैं? जेल में। तो अगर हमारे जो अहले सियासत हैं वो कुछ कवायद ज़वाबत पे मुत्तफ़िक हो जाए, जो इक़्तिदार का खेल है उसको क्रिकेट की तरह खेलें। अच्छा, देखिए ना, क्रिकेट, अब खान साहब क्रिकेट खेलते हैं, बारियां लें यानी अगर कोई दूसरी टीम ना हो सामने क्या खेलेंगे? सही बात है। अगर एम्पायर ना हो, वो तो बड़ा बार बार दावा करते थे मैं तो न्यूट्रल एम्पायर लेके आया। अगर एम्पायर न्यूट्रल ना हो तो क्या खेलेंगे? फिर वो क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो इस तरीके से एम्पायर के साथ मिलकर और फिर दूसरी टीम को धक्के देकर निकाल दिया जाए तो फिर क्या है? अगर आप मैच जीत भी गए तो क्या जीते? तो बहरहाल ये जो नवाज शरीफ साहब ने जो तवज्जो दिलाई है, सोचने की बात है उन सब के लिए जो आज इख्तदार में हैं, वो भी सोचें, और जो इख्तलाफ में हैं वो भी सोचें, जो जेल में पड़े हुए हैं वो भी सोचें, और वो भी सोचें सर जो हमलावर होने की बातें कर और रहे हैं। वो जो हमारे गंडापुर साहब हैं, बड़े विटामिन A और D से भरपूर हैं, बात तो करते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ, लेकिन बात ये है कि ये मुझे तो ये समझ में नहीं आती। अब एहतजाज कर रहे हैं आप, तो भाई एहतजाज के लिए आपको वहाँ से पेशावर से रावलपिंडी आने की क्या जरूरत है? लाहौर से रावलपिंडी जाने की क्या जरूरत है? या अगर आ भी रहे हैं तो ये ऐलान तो ना करें कि हम जो हैं वो ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे। लाहौर से आपको पेशावर से लाहौर आने की क्या जरूरत? आप अपना पेशावर में एहतजाज करें, जो लाहौर के लोग हैं लाहौर में एहतजाज करें, जो पिंडी के लोग हैं पिंडी में एहतजाज करें। हमने तो तहरीकें चलती हुई देखी है मुल्क में, पूरे मुल्क में लोग जिस शहर में होते थे वहीं एहतजाज करते थे। अच्छा, ये तो सारा मसरूई मामला हुआ ना। अगर आप किसी एक शहर में अपने कारकुन इकट्ठे करें मुल्क भर से, उस एहतजाज की क्या कदर कीमत, उसका क्या इम्पैक्ट है? वो तो सारा फिर ड्रामा हो गया ना। और इसीलिए उसका कोई, आप देख लीजिए, जब एहतजाज की कॉल देते हैं और मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, उसके वो असरात ही मुरत्तब नहीं होते। और इसकी बुनियाद पे हुकूमत कहती है कि जी तो लाहौर शहर जो हो गया है, हुकूमत वो चल रहा है, ये कह रही है, वो कारोबारी उसकी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक है, और बाहर से लोग आके यहाँ हंगामा कर रहे हैं। और रावलपिंडी जो है वहां से बाहर से लोग आके हंगामा कर रहे हैं। ये किस किस्म का एहतजाज है और किस किस्म की सियासत है और किस किस्म के अपनी ताकत का मुजाहरा है? मैं तो उसको समझने से कातर हूँ। मैं तो समझता हूँ इंतखाबी मुहिम के अलावा इस तरह के एहतजाज की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये अगर सियासी जमातें आपस में तय कर ले कि भाई आप एहतजाज करें अपने लोकल, पहले जलसे होते थे, लाहौर का जलसा है लाहौर के लोग होंगे, पेशावर का जलसा है पेशावर के लोग होंगे, मुल्तान का जलसा है मुल्तान के लोग होंगे। लेकिन सर ये कोई वैसे कानून तो नहीं है ना कि ऐसा होना है, अब उनकी मर्जी है, वो तो ये हंगामा बरपा रखे हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ, और लोगों को परेशान करते रहे और कारोबार जिंदगी मुअत्तल करते रहे, यही हक दिया है आईन ने आपको। तो ये क्या तरीका है? मुल्तान में जाके, अगर आप लाहौर से जाके मुल्तान में जलसा कर लें, मुल्तान वालों को कहते ठंड क्या होगी उसकी? वो तो ऐसा एक मसरूई काम है। इसलिए इससे गौर करने की बात है। ये दंगा फसाद जो है वो एहतजाज नहीं है। इसलिए आप देखिए, जब से जो खान साहब ने एक इक़्तिदार छोड़ा है या वज़ारत उज़्मा से वो फारिग हुए हैं, मुसलसल सड़कों पे एहतजाज, और उसकी वजह से कितने नुकसानात हुए हैं, कितनी पेचीदगियाँ वाक़ हुई हैं, कितने तनसीबात पे हमले हुए हैं, तो उसके नतीजे में कितनी हमारी सियासत गदली हुई है और कितनी फिर पुलिस से शिकायत पैदा हुई हैं। और अब
अब अभी तक हमारी पीटीआई सड़कों से वापस जाने को तैयार नहीं है। कारकुन थक गए हैं, लोग परेशान हैं, वो ऐसे बेचारे एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर इकट्ठे होते हैं और आप कभी एक हुक्म दे देते हैं, कभी दूसरा हुक्म दे देते हैं। भाई वो अपनी हिकमत अमली बदलें, गौर करें, जायजा लें। बड़े लीडर जो होते हैं अपना एहतसाब करते हैं, अपने रोज़ शब का हिसाब करते हैं, देखते हैं कि उनकी जो सियासत है 1 साल की उसने क्या नतीजा पैदा किया। सर ये ऐसे ही है ना कि कहते हैं ना कि जैसे ठोड़ी और गर्दन में थोड़ा सा ही फासला है। ठोड़ी पे हाथ रख के तो आप काम करवा सकते हैं, लेकिन गर्दन पे हाथ रख के काम करेंगे तो फिर यही जवाब मिलेगा। अंगूठा रखते हैं ना, हाँ, तो गर्दन पे अंगूठे रखने से काम नहीं चलता ना। अंगूठे में इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना, फिर गर्दन दबा लें। गर्दन अगर गर्दन मजबूत है तो अंगूठे में जान नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? लेकिन तो अंगूठे को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने 8 फरवरी को अंगूठा इस्तेमाल किया, उनके लिए ये जो आज लफ्ज इस्तेमाल किया नवाज शरीफ साहब ने, भेड़ बकरियां, ये आपके ख्याल में दुरुस्त है? भेड़ बकरी से बिना सोचे समझे जो कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी ये हंगामा, कभी वो हंगामा। लोगों को भी तो गौर करना चाहिए। वही तो उनको मुतवज्जह कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं। भाई आप भी तो अपना फर्ज अदा करें ना। आपका यही काम है कि बस अब लाठियां खाएं, नारे लगाएं, सड़कों को रोकें, और आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई बुनियादी हक नहीं है। आपके बच्चे पढ़ें, आपके अस्पताल ठीक हो, आपके स्कूल ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिजली से आपका मुल्क जो है बेहतर तरीके से चले, अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो, मसाइल पर गौर हो, उनको हल किया जाए। तो अगर इसका मुकाबला हो कि आज पंजाब की हुकूमत और केपीके की हुकूमत और सिंध की हुकूमत, उनमें दौड़ लगी हो, बिल्कुल, स्कूल किसने बेहतर करने हैं, एग्जैक्टली, अस्पताल कैसे बेहतर बनाने हैं, बच्चे कैसे बढ़ाने हैं, मुकाबला ये होना चाहिए ना। हंगामा उठाने का मुकाबला ये क्या मुकाबला है? एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक अब हम जरा बैनुल अक़वामी मंजर-ए-आमी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मुकाबला ये है, ज़ाहिर है वो भी एक ईरान और इसराइल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जी जी जी, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले? शहबाज शरीफ साहब, जी जी जी, मुलाकात हुई है उनकी। 1991 में आए थे, दूसरी बार आए। हाँ जी। और बड़ी उन्होंने, हम उनका खैर मकदम करते हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी आमदनत के बायस से आबादी माँ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और हम उनसे इस्तेफादा करते। अभी बड़े बड़े इज्तिमात का प्रोग्राम था उनके लिए, लेकिन फिर कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए हैं, और कुछ मुझे एक बहुत मोतबर ज़रिए ने बताया कि बाज़ जो इंडियन उसकी अनासर की तरफ से कोई ऐसा खदशा पैदा हुआ, अच्छा, तो इसलिए फिर उस पूरी सिक्योरिटी का एहतमाम किया जा रहा है, और जो उनके इज्तिमात हैं वो होंगे तो अपनी जगह, वो 3 शहर जो बताया जा रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, महदूद होंगे। अच्छा, उस तरह के नहीं होंगे खुले जिस तरह के यानी पहले प्लान था। तो उसमें जिन लोगों ने शिरकत करनी है सर, नहीं, जाहिर है तो आम आदमी होंगे, जाएंगे, ठीक है, वो तो कोई इनविटेशन कार्ड थोड़ी होंगे, जो भी होंगे बहरहाल हम सुन लेंगे, टेलीविजन पर सुन लेंगे, और उनकी गुफ्तगू यूट्यूब के ऊपर बहुत सर लोग करते हैं, और बल्कि उनकी तो डबिंग भी जो है वो लोग करके अपलोड करते हैं। हमारे एक दोस्त करते थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इजाज़त दी हुई है। ये बड़ी बात है कि वो कहते हैं नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं भेजूंगा, आप जिसने मर्जी मेरे जिस जबान में डबिंग करनी है। इस्लाम की बड़ी दबंग आवाज़ है। सर आलम इस्लाम की बात हो रही है इस वक्त। आलम इस्लाम जो है वो थोड़ी सी है कि ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो कि एक तो वो अप्रैल में हुआ, और फिर उसके बाद अब जाके वादा पूरा किया। ईरान जो है उसने अब मिसाइल दागे हैं इसराइल पर। अब उसका कहना यह है कि हमने 190 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जी, इसमें मिक्स आ रही है सर, 190 भी कोई 200 से जायद कह रहे हैं, 400। हाँ, पासदारान इनकलाब कहते हैं कि 90% जो हैं उन्होंने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना लिया। इसराइल लेकिन और इसराइली फौज ने भी कहा है कि उसके बाद फजाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरे हैं। लेकिन उनका दावा ये, तेहरान टाइम्स ने ये भी कहा था कि ईरान ने इसराइल के F-35 जहाज़ों को कि अड्डा जो है उसको निशाना बनाया है। नेवेटिम एयर बेस वो कहलाता है। लेकिन इसराइली हुकूमत ये कह रही है कि कोई नुकसान हमारा बड़ा हुआ नहीं है, और हमने उनको तबाह कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और रास्ते में ही ज़्यादातर
और वो अपने निशाने पे नहीं पहुंच सके। और अमेरिका भी कह रहा है कि हमने उनको सपोर्ट किया है, अमेरिका पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि सर अब आने वाले दिनों में इसराइल जो है वो हमलावर हो सकता है, उसने कहा है हम इसका जवाब देंगे। और अब वो क्या जवाब देता है और किस तरीके से हमला होता है। फिलहाल तो सर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब किया है, लेकिन उस पर दिलचस्प बात यह है कि एंटोनियो गुटेरेस पर ही मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जनरल हैं, वो कहते हैं इन्होंने ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत नहीं की, इसलिए हमारे इसराइल में दाखिल नहीं हो सकेंगे, पाबंदी लगा दी है उनके ऊपर। तो इसराइल को देखिए हालत देखिए, कितना बड़ा तमाचा है अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर। इसमें तो BBC की रिपोर्ट है। अब देखिए ईरान और इसराइल के दरमियान 2152 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल। और ईरान ने जो वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाए हैं, तो ये तो बताया उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफी तरक्की कर गया है। उसमें बड़ी उन्होंने मेहनत की है, बस इराक ईरान जंग के बाद खास तौर पे। अच्छा, ये मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा प्रोग्राम है मिसाइल का। और वो अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने के जनरल केंथ मैकनी ने ये कहा था कि ईरान के पास 2022 में कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और अब इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं ये कुछ नहीं है अभी। हाँ। मगर बहरहाल जाहिर है उसके पास जितने भी होंगे सबसे ज्यादा ही होंगे मशरक़ वस्ता में तो। और फिर उसका मसला ये भी है कि अगर उसके पास नहीं कम होंगे तो फिर अमेरिका सप्लाई कर देगा और यूरोप के ममालिक सप्लाई कर देंगे। बरतानिया उसकी पुष्ट पे खड़ा है, अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा है। और अभी आप देखें फ्रांस जो है और जर्मनी वो भी शिद्दत से उसके साथ खड़े हैं। लबनान जो है, लबनान से हमारे दोस्त से बात हो रही थी। अच्छा। लबनान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, ना पानी है, ना बिजली है और ना खुराक मिल रही है और एक अफरा तफरी शदीद है। और लबनान के लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि फ्रांस जो है वो भी इस तरीके इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। वो समझते थे हमारे इनसे कुछ रिश्ते नाते हैं, इसलिए कि थोड़े हमारे साथ जख्मों पे मरहम रखेंगे। लेकिन उन्होंने अब ये अमेरिका ये कह रहा है कि इसराइल फिर जवाब देगा। अब देखें इसराइल जो है सर जवाब देगा, वो कैसा जवाब हो सकता है? जरा सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम। जो फौज है ईरान की वो तो कुछ 6 लाख के करीब, 6,10,000 और इसराइल की फौज को 1,70,000 है। जी हाँ। तो मगर ये तो दिफाई बजट सर अगर हम बात करें दिफाई बजट मैदान में दिफाई इसराइल जो है 24 अरब डॉलर खर्च करता है बिल्कुल अपने दिफाई बजट पे, और ईरान 10 अरब डॉलर। और फिर ईरान के पीछे तो कोई खड़ा नहीं हुआ। अब ये जितनी मज़ाहमत की तहरीकें हैं वो ईरान को देखती हैं, पुष्ट ताकत हासिल करती हैं उससे, मगर ईरान की पुष्ट तो खाली है और इसराइल की पुष्ट पर अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और ईरान जो है, अब ईरान की मुश्किल ये है कि अगर कोई कार्रवाई ना करे तो उसकी जो हमास और हिजबुल्लाह जो हैं और खुद ईरान के अवाम जो हैं उनमें मायूसी पैदा होती, और कार्रवाई करे तो उसका नतीजा जो है क्या निकलेगा ये इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सर ये पूछ लेते हैं जरा, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अगर जवाब देता है। हाँ मोहम्मद साहब कैसे देख रहे हैं ये आगे? ये मामला तो बहुत फैलता हुआ नजर आ रहा है और कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। करें तो करें, क्या करें, कहां जाएं? बहुत शुक्रिया शामी साहब, मैं आपका बड़ा जामिया और बड़ा पुरमक्स तज्जिया सुन रहा था। मैं बस देखें 3 बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में 3 बड़ी चीजें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो गजा का महाज है जो 7 अक्टूबर को खुला था वो अब मुकम्मल तौर पे पसे पुश चला गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो जमीनी ऑपरेशन इसराइल की बर्री फौज ने हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ लबनान में शुरू किया है, उसमें अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पहले ये एक डिवीजन पर मबनी फौज थी, अब उन्होंने आज ही एक और डिवीजन को उसमें ऐड किया है और उनके जंगी अहदाफ को ज्यादा डीप पेनिट्रेशन का हुक्म दिया गया है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि 3 और महाज जो खुलते हुए नजर आ रहे हैं वो हुतीज जो हैं उनके जो हमले हैं
जो जहाज रानी के ऊपर बहरे अहमर के अंदर उसमें भी शिद्दत आ रही है। और तीसरी बात यह है कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो कि शाम और इराक के अंदर भी जो अमरीकी अफवाज हैं उनको ड्रोन्स के जरिए से निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऑलरेडी आपको फलस्तीन से आगे बढ़ते हुए लबनान, यमन, इराक, शाम, और शाम के अंदर आप जानते हैं कल रात को बहुत बड़े पैमाने पे इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की, बल्कि जो 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं शाम और लबनान की, उसके ऊपर उन्होंने इस एहतमाल से बमबारी की कि शायद ईरान से शाम के जरिए से जो दिफाई इमदाद और कुमक हिजबुल्लाह को पहुंच सकती है उसको नाकाम बनाया जाए। अब मैं क्विकली आ जाता हूं कि आगे क्या मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस्राइल आप क्या जानते हैं जवाब कि अमरीकी जो वजीर दिफा थे उन्होंने एक दिन पहले ये वार्निंग दी थी ईरान को कि अगर उनकी तरफ से हमला हुआ तो उसकी उनको बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन उसी दिन एक हमले से एक दिन पहले चीन के सदर से ईरान के सदर की फोन पे भी बात हुई, और 2 दिन कबल आप जानते हैं कि रूस के वजीर आजम ने भी ईरान का दौरा किया था। तो यूं लगता है कि इस हमले से पहले ईरान की क़यादत ने चीन और रूस से मुशावरत जरूर की होगी कि अगर ये जंग फैलती है तो क्या हमें कोई थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी या नहीं, और यूं लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत उनकी हौसला अफजाई हुई है। अब हम आते हैं आखिरी बात, इसराइल के पास क्या ऑप्शंस हैं। मैं समझता हूं मोस्ट लाइकली जो बात है वो ये कि इसराइल के पास जो, जिस तरह अभी आपने बताया, जो जदीद तरीन F-35 तैयारे हैं वो स्टेल्थ फाइटर हैं, वो रडार पे नजर नहीं आते हैं। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2-3 मुमकिन टारगेट्स हो सकते हैं ईरान के अंदर, और अमेरिका के लीडिंग जो एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक हैं वो 3 तरह के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। एक टारगेट तो ये है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पैड्स हैं, लॉन्च साइट्स हैं और स्टोरेज साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे हसास मामला है वो तेल वो की ये है, बात जो है, ये बात हो रही है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर इस मौके से फायदा उठा के इसराइल की फजाइया बमबारी कर सकती है। अच्छा, और उनकी तेल के जो कुएं हैं हाँ, उस पर भी हमला हो। या वो तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली वो एक टारगेट है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी जो गैस की रिग है, 70% जो गैस इसराइल को मिलती है वो ऑफ शोर एक रिग है जो मेडिटेरेनियन सी में, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो ये ऐन मुमकिन है कि जो तेल की रिफाइनरीज हैं, तंसीबात हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कशीदगी में वो ये है कि 40 साल से इसराइल की एयरफोर्स ने तैयारी की हुई है कि वो ईरान के एटमी जो साइट्स हैं उस पर निशाना बनाए। और आपको याद होगा कि उन्होंने 1981 में बिल्कुल इसी तरह एयर अटैक करके F-16 और F-15 जहाजों के जरिए से इराक का एटमी रिएक्टर जो फ्रांस ने दिया था उसको तबाह किया था। तो मैं समझता हूं इस वक्त हम एक बहुत हसास नाजुक मोड़ पे आ चुके हैं, और मैं समझता हूं जो बड़ी ताकतें हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखें, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि अगर बड़ा हमला हो तो ईरान इस वक्त अपने एटमी सलाहियत के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो उसने साइन की हुई है, इस हमले के बाद, मुमकिना इसराइली हमले के बाद उससे निकले और फिर खुल के वो एटमी हथियार बनाने की कोशिश भी करे और उसकी जानिब पेशकदमी करते हुए ऐलान भी करे। मगर सैयद साहब, जो इसराइली इंटेलिजेंस है उसने ईरान के अंदर जाल बिछा लिया है। उसने मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर अपनी प्रेजेंस जो है वो साबित की है। और इसराइली वज़ीर दिफा का कहना यह है कि हमारा कोई दुश्मन जो है हम उससे दूर नहीं हैं। हम जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे निशाना बनाएंगे। अब ये जो दावा है अगर इस पर अमल होता है या इसमें कोई सदाकत है तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। मैं इस पे कमेंट कर देता हूं शामी साहब, इसमें बहुत सदाकत है और इसके सबूत में मैं आपके सामने 3 हकायक रखता हूं। आपको याद होगा शामी साहब के पिछले 10 साल के दौरान बहुत मौके पे ईरान के जो चोटी के एटमी साइंसदान हैं उनको बड़े पुरस्कार हालात में
इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हलाक किया है। दूसरी बात ये कि जो रवायती जंग है या एयर पावर का इस्तेमाल है, ये तो एक पहलू है इसराइल की जंगी अहलियत या सलाहियत का। उसकी जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसका इस्तेमाल भी वो दहाइयों से करता रहा है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो कि यूज करते थे हिजबुल्लाह के कमांडर, उनकी हजारों की तादाद में जो उनके धमाके थे और उनको एक तरह से हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया उन हिजबुल्लाह के कमांडर्स को हलाक करने के लिए। ये इस बात का सबूत है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस वॉरफेयर जो है उस पे बहुत ज्यादा महारत रखता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जनाब जिस तरह इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, जिस तरह हसन नसरुल्लाह को किया गया, जिन पुरस्कार हालात में साबिक ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा, ये इस बात का सबूत है कि इजराइल की मोहम्मद अली साहब सर तमाम अब सर क्विक ब्रेक ले लें। हमें कुछ मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, कहां कौन निशाना बन जाएगा और ये जंग के शोले कहां भड़केंगे, किस किस को झुलसाएंगे और किस किस को तड़पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब, आज तो सर अदालत में अजब मंज़र था, अजब माहौल था, क्योंकि वहाँ पे एक साहब अचानक नमूदार होते हैं, वो कहते हैं जी मैं वकील हूँ, और फिर उसके बाद वो जिस तरह से बदतमीज़ी करते हैं, कहते हैं जी बाहर वकला खड़े हैं 500, हम देखते हैं आप कैसे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला देते हैं। मुस्तफ़ीन काज़मी साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या मामला हुआ वो तो हम अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको भी लाइन पे लेंगे, लेकिन सर कुछ सवालात किए गए थे उनका। आज एक तो ये जवाब आ गया कि जो एतराज़ हो रहा था कि बेंच जो है वो सही नहीं है, उस पर एतराज़ हो रहा था, वो आज मुतफ़िक़ा तौर पे मुस्तरद हो गया कि ये बेंच जो है वो बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है वो एतराज़ तो उसकी कोई वक़्त नहीं है, पर जो बदतमीज़ वकील वहाँ आया है तो उसको बड़ा एक सलीके से डील किया चीफ जस्टिस ने, और को गुस्सा खाए बगैर उसको चलता किया वहाँ से। अब पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके जो वाइस चेयरमैन है फारूक नायक, उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम बार काउंसिल अब इसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करेगी, और मेरा ख्याल वो उसको भुगतना पड़ेगा। इस बदतमीज़ी की तो कोई गुंजाइश है नहीं। और फिर यह है कि वो तो पीटीआई तो उसमें इस तरह से फरीक ही नहीं है, यानी और उनके खिलाफ फैसला क्या होगा और उनके हक में क्या होगा तो उस मामला तो है नहीं। तो अब मामला तो यह है कि वो सदारती रेफरेंस के नतीजे में जो राय दी गई थी, अब उसमें भी एक बड़ा नुक्ता यह है कि भाई रेफरेंस के नतीजे में जो राय दी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं होता, अच्छा, ना वो फैसला होता है, वो एक राय होती है। सही। तो अब लेकिन बहरहाल अब उसको हमने हुक्म के तौर पर नाफिज किया है, तो अब अदालत मामला सुन रही है। अब अली जफ़र साहब ने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट जो है उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है उनको इजाज़त दी जाए, और जेल हुकाम से कहा कि ताकि उन्होंने कहा जी मैं उनसे हदायत ले लूँ नहीं, अब आके वो पेश हो जाएंगे। तो ये मामला तो मेरा ख्याल है कि 2-3 रोज़ में तय हो जाना चाहिए कि ये 63A की जो तशरीह वो 3 जज साहबान ने की थी वो दस्तूर के अल्फाज के मुताबिक नहीं है। सही है। और दस्तूर के अल्फाज से वो तजाद है, ठीक। तो मेरा ख्याल ये तो मामला तय हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर इसके 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कैसे आएगी, उस पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये फिर बाद में देखेंगे। ठीक है सर। हसीब मलिक साहब हमारे कोर्स, हसीब ये क्विकली बता देंगे। हाँ हसीब साहब। शामी साहब। हाँ जी, आप बताएं आज फिर कंक्लूड क्या हुआ, कब तक जाएगी ये कार्रवाई आगे, और जो वकील साहब थे उनको गिरफ्तार कराया गया या बस बाहर निकाल दिया गया अदालत से?
शामी साहब, गिरफ्तार तो नहीं करवाया गया, अदालत से, कमरा अदालत से बाहर करवाया गया था और बाद में भी ज़राए से यही था कि चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी से रोका है। तो एक पॉजिटिव जेस्चर था और उस तरीके से बरहम भी नहीं हुए चीफ जस्टिस, और उनकी तरफ से बारहा ये कहा गया कि आप बैठ जाएं, अपनी सीट पर बैठें, आप या तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, जिसके ऊपर उनकी तरफ से बताया गया। लेकिन साथ ही उनका अंदाज़ ही, जो वकील साहब थे उनका अंदाज़ ही ऐसा था कि बड़ा ऑकवर्ड सा कि जो है कि ये जो बेंच है वो गैर कानूनी है, इसके अंदर बार कौंसल का क्या ताल्लुक है, हमारे 500 से ज़ायद जो वकला हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और हमारे ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला आप कर सकते हैं, फ़ैसला करके दिखाएं, तो हम देखेंगे। इस तरह का उनका रवैया था। और क्या वाकई थे इतने शायद वो जी उनका कोई दिमागी मुआयना कराना चाहिए। वकला थे भी बाहर या क्या बस धमकी दे रहे थे? जी बिल्कुल, काफ़ी सीरियस नोट के ऊपर उनका जो है इस तरह से वो अंदाज था। हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे वो भी उन्हें कहते रहे कि आप बैठें, आप जो है इस तरह ना करें, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज के अंदर कार्रवाई चल रही थी। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे वो बेसिकली जो है 2-3 उनकी तरफ से अहम पॉइंट्स उठाए गए थे और उसमें बेसिक पॉइंट एक तो यही था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जो ऑर्डिनेंस हैं, इन दोनों के मुताबिक जो है ये बेंच कानूनी नहीं है। और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो कमेटी है उसके अंदर 3 मेंबरान होने चाहिए। तो उसके मुताबिक जब ये बेंच तश्कील दिया गया तो कमेटी के अंदर 2 मेंबरान बैठे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे थे। और यही उनका मौक़िफ़ भी था कि अगर ये बेंच गैर कानूनी है या कानूनी है तो इसके ऊपर पहले फ़ैसला करें ताकि मैं फिर आगे इसके ऊपर जो है वो दलाइल दे सकूँ। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की तरफ से अपने दीगर जो जजेस थे, अपने साथी जजेस थे, उनसे मुशावरत की कमरा अदालत में ही, और फौरी तौर पे जो है ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया कि जो आपका बेंच के ऊपर एतराज़ है उसको मुस्तरद किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से उठाया गया था वो ऑथर जज के हवाले से उठाया गया था कि ऑथर जज का बेंच के अंदर होना लाजमी है क्योंकि उसने दिफा करना है। और इस वक्त ऑथर जज जो है वो इस वक्त नहीं है, जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो उसके ऊपर जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जो कि पुराने साबका बेंच का हिस्सा थे और अब नज़रसानी बेंच का भी हिस्सा हैं, तो उनकी तरफ से और चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि अब हम किसी को ज़्यादा फोर्सफुली या उन्हें उठा के तो नहीं लेके आ सकते, या उन्हें हमने गुजारिश जो है कोशिश की थी, मनाने की भी कोशिश की थी, रजिस्ट्रार के थ्रू भी जो है मैसेज दिया गया था। लेकिन उनकी तरफ से जो दूसरा ख़त लिखा गया था उसके अंदर भी वो अपना साबका बयानिए के ऊपर ही स्टैंड कर रहे थे। जबकि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उनकी तरफ से एक और जो अहम पॉइंट था वो ये था कि नज़रसानी की दरख्वास्त है तो इसके अंदर क्यों इतनी जल्दी की जा रही है। बारहा उनकी तरफ से ये कहा गया कि डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर समातें हो रही हैं, तो ऐसी क्या जल्दी है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हुई थी और उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो उसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि नज़रसानी का हम जो अपनी प्रैक्टिस करते आए हैं उसके अंदर एक तरीक़ाकार होता है कि सुनने के बाद जो दरख्वास्त गुजार होते हैं उनको सुनने के बाद जो है फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। और मैं इधर जो है दलाइल के दौरान जो है फ़रीक़ैन के नाम भी लेना चाहता हूँ, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रोका भी सही, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से ये बताया गया कि इसके अंदर स्पीकर भी फ़रीक हैं, वज़ीर आज़म भी फ़रीक हैं और इसी तरह जो है दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी नहीं किए गए और उन्हें तैयारी का भी मौका दिया जाता है। जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से पूछा गया कि आपको कितना एक वक्त दरकार होगा, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से ये कहा गया कि 2-1 हफ्ते तो दिए जाएं। और दूसरा उनका एक तरफ से ये भी स्टांस था, दूसरा ये भी स्टांस था कि उन्हें अपने जो मौक्किल हैं, अपने जो क्लाइंट हैं उनसे जो है मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कानूनी और आइनी मामला है तो उसके अंदर वो उनसे मुशावरत करना चाहते हैं, जो कि उनकी इस्तदा मंजूर भी की गई चीफ जस्टिस की तरफ से। और फौरी तौर पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे आमिर रहमान, उनको हिदायत भी दी गई कि आज ही कोशिश करें कि आज रात तक ही इस पे जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो ओवरऑल आज का जो समात थी उसके अंत ठीक है। आपके ख्याल में कितनी जल्दी कंक्लूड हो जाएगी, मजीद कितनी समातें? देखें शामी साहब, अब तकरीबन
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके अंदर वो दरख्वास्त गुजार थी, उनके वकील जो थे शहजाद शौकत, उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ये जो है कहा गया है कि हम नज़रसानी की दरख्वास्त की हिमायत करते हैं। तो बस दूसरी जानिब जो है, जो कि बानी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी तरफ से भी तकरीबन जो दलाइल थे, जो अपना उनका पॉइंट थे, अहम जो नुकात थे, वो उन्होंने सामने रख दिए हैं। अब मुशावरत के बाद मुझे नहीं जो लगता है वो यही है कि आइंदा जो अब कल आने वाला है उसमें वाइंड अप हो जाएगा। वो अपना जो मुशावरत होगी उसके बाद अदालत को आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अदालत के सामने। बात यह है कि 3 रुकनी कमेटी है, ठीक, अगर उसमें एक रुकन शामिल ना हो, उसके 2 अरकान फैसला कर सकते हैं ना। अब अगर एक रुकन शामिल नहीं होता तो आप इजलास नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है? अगर 2 रुकन शामिल ना हो तो फिर इजलास नहीं हो सकता। अगर उसी की बुनियाद पे बेंच बना, अगर तीसरा रुकन मौजूद हो तभी 2 अरकान ने फैसला करना, तो इस वीटो का हक तो नहीं ना किसी के पास कि मैं नहीं आता, तो फिर इजलास ही नहीं हो सकता। और जो ऑथर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको तो बार बार कहा गया कि आप तशरीफ लाएं, इनेबिलिटी शो कर, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आना चाहता, तो आप उसको उनको भी मजबूर नहीं कर सकते। यानी आप जो फाजिल जज हैं उनको आप कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते कि आप जरूर बेंच में शामिल होंगे। सही है, ठीक है। इसलिए ये तो सब यानी गैर मंतकी मंतक है। ठीक है, ठीक है सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।